अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जब तक हम सबके रीजॉइन करने का वेट करें ना, मैं आप लोगों को क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिज्म थोड़ा सा रिपीट करवा देती हूँ। क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिज्म का बेसिकली सबसे पहले तो एमसीक्यू पॉइंट सुन लो। इम्प्रॉपर कैंड फूड में होता है ये। डिसेंडिंग फ्लैसिड पैरालिसिस करवाता है। स्नेयर प्रोटीन की क्लीवेज करवाता है। एसिटाइल कोलिन को अफेक्ट करता है और फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम कराता है। फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम में फ्लैसिड पैरालिसिस होता है। अब सुन लो कि इसका मैकेनिज्म। अब बेसिकली होता क्या है कि जो आपका क्लोस्ट्रीडियम टेटनस था ना, वो कराता था स्पास्टिक पैरालिसिस। स्पास्टिक का मतलब है अकड़ा हुआ जिस्म। और जो आपका बॉटुलिज्म है ना, वो कराता है फ्लैसिड पैरालिसिस। फ्लैसिड का मतलब है ढीला ढीला जिस्म। स्पास्टिक में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन आई जा रही है आई जा रही है आई जा रही है, उसको रोकने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि इनहिबिटरी जो न्यूरोट्रांसमीटर्स थे ना, वो खत्म हो रहे थे। फ्लैसिड में क्या है कि इम्पल्स जो है ना, वो आ ही नहीं रही, सब कुछ रुका हुआ है, तो इसलिए ये फ्लैसिड है, सॉफ्ट सॉफ्ट है। क्योंकि जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है ना, एसिटाइलकोलिन, वो रुक गया है। वो कैसे रुका है? बॉटुलिज्म टॉक्सिन इसके टॉक्सिन का नाम है, जैसे टेटनस के टॉक्सिन का नाम था टेटनोप्लाज्मिन। बॉटुलिज्म टॉक्सिन प्रोटीएज के तौर पे एक्ट करता है और स्नेयर प्रोटीन को क्लीव करता है। ये स्नेयर प्रोटीन ने प्री साइनेप्टिक वेसिकल्स पे जाना था, ठीक है, जाहिर है इनहिबिशन के बाद इसने एक्साइटेशन करानी थी। अब ये वहां पर जा ही नहीं सकता, क्योंकि ये है ही नहीं, क्लीव हो गया है, तो एक्साइटेशन नहीं होगी। इवेंचुअली क्या होगा, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिट हो जाएगा और आपके पास फ्लैसिड पैरालिसिस आ जाएगा। यहाँ तक अब सबको क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिज्म और टेटनी, ये दो चीजें समझ आ गई हैं। तो फिर हम आगे चलते हैं। नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब यहाँ से आगे हमारे पास है क्लॉस्ट्रीडियम परफेरेंजिस। ये भी क्लॉस्ट्रीडिया फैमिली से आया, तो जाहिर है इसकी भी वही पहचान है, स्पोर फॉर्मिंग एनारोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, ये होता है डर्ट और सॉइल में। लेकिन अब इसकी यूनिक प्रॉपर्टी क्या है? इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है, ये डबल जोन ऑफ हिमोलिसिस बनाता है ब्लड एगार पे। ठीक है, ये बेसिकली जो आपका क्लॉस्ट्रीडियम परफेरेंजिस है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके लिए ज़रूरी है वो ये है कि ये करता है एक सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन कॉल्ड गैस गैंग्रीन, और दूसरी जो मेन चीज़ ये कराता है वो कराता है फूड पॉइजनिंग। गैस गैंग्रीन पेपर का सवाल है। हाँ, जो क्लॉस्ट्रीडियम टेटनस है उसमें इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर नहीं होगा, और जो बॉटुलिज्म है उसमें एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए इन दोनों के पैरालिसिस में भी डिफरेंस है, एक स्पास्टिक है एक फ्लासिड है। अच्छा, अब वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, क्लॉस्ट्रीडियम परफेरेंजिन्स पे। परफेरेंजिन्स गैस गैंग्रीन करवाता है, फूड पॉइजनिंग कराता है। इसमें से गैस गैंग्रीन पेपर में सवाल आ जाता है। ठीक है, गैस गैंग्रीन कब होता है? जब यही बैक्टीरिया आपके किसी वूंड में एंटर करे, वहां पर इन्फेक्शन करे, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? ये गैस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और टिश्यू नेक्रोसिस करवाता है, हेंस द नेम गैस गैंग्रीन। अब ये जो हम कह रहे हैं कि ये गैस प्रोड्यूस करवाएगा, नेक्रोसिस कराएगा, तो कैसे कराएगा? तो इसका जो टॉक्सिन है ना, उसका नाम है एल्फा टॉक्सिन। ठीक है, टॉक्सिन आपके लिए सिर्फ, अगर किसी को ये कंफ्यूजन हो रही है ना कि इतने सारे टॉक्सिन हैं, हम सबका कैसे नाम याद रखें, स्टेफोरियस के टॉक्सिन्स का नाम याद रख लो, वो आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग स्टेफाइलोकोकस के बाद स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, और स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मस और सेप्रोफिटिकस। इसके डबल जोन वाला मैं रिपीट कर देती हूँ, मैं आप लोगों को एक दफ़ा इंपॉर्टेंट ना टॉक्सिन्स बता दूँ। स्टेफाइलोकोकस सारे जितने भी हैं ना, इनके टॉक्सिन्स का नाम याद रख लो। अगर किसी को सारे टॉक्सिन्स नहीं याद होते तो ये उनके लिए है। क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी और बॉटुलिज्म के टॉक्सिन्स का नाम याद रख लो। ठीक है, अभी तक यही टॉक्सिन्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिनका आपको नाम याद होना चाहिए।
अच्छा, अब डबल ए हिमोलिसिस का मतलब है कि जब हम इस बैक्टीरिया को रखते हैं ना ब्लड एगार पे, तो ये डबल जोन बनाता है। हिमोलिसिस का डबल जोन का मतलब है ये ब्लड एगार है, इसके अंदर मैंने ये बैक्टीरिया रखा है, इसने पहले एक दफ़ा हिमोलिसिस करवा लिया, उसके बाद एक और दफ़ा हिमोलिसिस करवाया है, तो ये डबल जोन हिमोलिसिस है। ये एक अपीयरेंस होती है ब्लड एगार पर क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजीज की। ठीक है, अब जो डिजीज़ ये कॉज करता है, जो डिजीज़ ये कॉज करता है गैस गैंग्रीन, वो करता है ये अल्फा टॉक्सिन से। अल्फा टॉक्सिन क्या है? अल्फा टॉक्सिन एक लेसिथिनेज है। लेसिथिनेज क्या होता है? एक एंजाइम होता है जो लेसिथिन नाम के प्रोटीन को डीनेचर करता है। ठीक है, जब लेसिथिन डीनेचर होता है ना, तो डैमेज होती है आपकी सेल मेम्ब्रेन्स और हिमोलिसिस होती है आपके आरबीसीज की। इसकी वजह से टिश्यू नेक्रोसिस होती है। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है? सेल लाइसिस, टिश्यू डिस्ट्रक्शन और गैस गैंग्रीन। जो डेथ होती है ना इन गैस गैंग्रीन, दैट इज ड्यू टू टॉक्सीमिया। ये आपका पेपर का सवाल है। गैस गैंग्रीन में डेथ इज ड्यू टू टॉक्सीमिया। टॉक्सीमिया का मतलब है कि ये जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं ये इतना ज़्यादा बॉडी में फैल जाते हैं कि ये बॉडी में टॉक्सीमिया कर देते हैं, उसकी वजह से डेथ होती है। ठीक है, यहाँ तक सबको गैस गैंग्रीन समझ में आ गया है? उससे हम अब आगे चलते हैं फूड पॉइजनिंग पे। अब एक और चीज़ ये कराता था, गैस गैंग्रीन कराता था, फिर फूड पॉइजनिंग कराता था। फूड पॉइजनिंग में ये क्या कराता है कि ये बैक्टीरियम जो है ये आपके सॉइल वगैरह से आपके फूड में एक तरह से जाता है। वो फूड जब हम इंजेस्ट करते हैं तो ये इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ पे ये जर्मिनेशन करता है और इसके टॉक्सिन्स जो है ना वो डायरिया कॉज करते हैं। उस डायरिया वाले सिम्टम को हम बेसिकली फूड पॉइजनिंग में काउंट करते हैं, यानी डायरिया ड्यू टू इन्फेक्टेड या कंटेमिनेटेड फूड इज फूड पॉइजनिंग। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इसमें आपने देनी है आईवी पेनिसिलिन जी। ये भी पेपर का सवाल है। क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजीज की फर्स्ट लाइन है पेनिसिलिन जी। ठीक है, यहाँ तक हमने क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजीज कर लिया हुआ है। किसी को इसमें कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले। अब नेक्स्ट जो आपके पास क्लोस्ट्रीडिया आता है ना, वो आपके पास आता है क्लोस्ट्रीडिया डेफिसाइल। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम डेफिसाइल ग्राम पॉजिटिव बैसिलस एनेरोब। ठीक है, अब इसका क्या होता है कि ये आपके नॉर्मल गट में भी होता है। ठीक है, यानी आपकी नॉर्मल इंटेस्टाइनस फ्लोरा के अंदर भी होता है, पर अगर वो फ्लोरा में कोई डिसरप्शन आ जाए तो क्लोस्ट्रीडियम डेफिसाइल की इन्फेक्शन भी हो जाती है। ठीक है, मोस्ट केसेस में क्या होता है कि अगर इसके भी स्ट्रेन्स होते हैं, क्लोस्ट्रीडियम डेफिसाइल के ना स्ट्रेन होते हैं। जो हमारी बॉडी के नॉर्मल फ्लोरा के अंदर होता है ना वो एक डिफरेंट स्ट्रेन होता है, जो आपके लिए टॉक्सिक होता है ना वो एक डिफरेंट स्ट्रेन होता है। डिसरप्शन का क्या मतलब है? डिसरप्शन का मतलब है कि अगर किसी भी वजह से जो हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेन है ना क्लोस्ट्रीडियम डेफिसाइल का, उसकी कोई म्यूटेशन हो जाती है या उसका कोई टॉक्सिक इफेक्ट होता है, या आप वैसे ही कोई टॉक्सिक स्ट्रेन इंजेस्ट कर लेते हो थ्रू सॉइल, तो ये आपकी बॉडी में टॉक्सिक इफेक्ट कॉज करता है। ठीक है, टॉक्सिक इफेक्ट में ये क्या कॉज करेगा? टॉक्सिक इफेक्ट में बेसिकली ये क्या करेगा कि ये आपकी बॉडी में कराएगा डायरिया। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम डेफिसाइल बॉडी में कराता है हाई वॉल्यूम वाटरी डायरिया, फीवर, ल्यूकोसाइटोसिस और बहुत सवियर केसेस में टॉक्सिक मेगाकोलोन करवा देगा। यहाँ तक समझ लगी है? बॉडी में नॉर्मली क्लोस्ट्रीडियम डेफिसाइल होता है लेकिन वो हार्मफुल नहीं होता। कभी किसी वजह से अगर कोई हार्मफुल स्ट्रेन आ जाए तो वो आपकी बॉडी में टॉक्सिक इफेक्ट करता है। ठीक है, उसमें क्या आता है कि बहुत सारी एंटीबायोटिक्स होती हैं
जो इसको टॉक्सिक कर सकती हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो इसको टॉक्सिक करते हैं। जब ये टॉक्सिक होता है ना, तो ये 2 तरह के टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। एक टॉक्सिन जो ये प्रोड्यूस करता है वो होता है टॉक्सिन ए, और दूसरा होता है टॉक्सिन बी। जो टॉक्सिन ए है ना, वो एंटेरोटॉक्सिन है। एंटेरोटॉक्सिन का क्या मतलब है? वो आपकी इंटेस्टाइन्स या आपके गट में जाके एक्ट करता है, हेंस वाटरी डायरिया करवाएगा, टॉक्सिक मेगाकोलॉन कराएगा। ये जो इंटेस्टाइन वाले सारे डिजीजेज है ना, ये एंटेरोटॉक्सिन से होते हैं। टॉक्सिन बी जो होता है ना, वो साइटोटॉक्सिन होता है। वो आपका साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय करता है, यानी फीवर, ल्यूकोसाइटोसिस, ये सारा कुछ करवाता है। कोलोनिक म्यूकोसा पर एक्ट करेगा, वहाँ की साइटोस्केलेटन को डिस्ट्रॉय करेगा, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स करवा देगा। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स से क्या होगा? टॉक्सिक मेगाकोलॉन डेवलप हो जाएगा। अब इसका डायग्नोसिस, इसमें ना ये टॉक्सिन्स इंपॉर्टेंट है और डायग्नोस्टिक टेस्ट इंपॉर्टेंट है। टेस्टिंग स्टूल फॉर टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग स्टेन्स जो है ना, ये इसका डायग्नोस्टिक टेक्निक है। यानी स्टूल को आपने टेस्ट करना है। स्टूल को टेस्ट करने के लिए 2 तरीके हैं, या तो पीसीआर है या एलाइजा है। जो एंटीबायोटिक हम इसमें देते हैं वो हम देते हैं वैंकोमाइसिन या मेट्रोनिडाजोल। यहाँ तक सबको क्लियर है कि क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल क्या है? क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल में मेन इसका डिजीज बस इंपॉर्टेंट है कि ये डायरिया कॉज करता है, वाटरी डायरिया। उसके बाद हम आ जाते हैं कॉर्नी बैक्टीरियम डिफ्थीरिया पे। ठीक है, ये क्लोस्ट्रीडियम की स्पीशीज में नहीं है, ये अलैदा से बैक्टीरिया है। कॉर्नी बैक्टीरियम डिफ्थीरिया ग्राम पॉजिटिव है और बेसिलस इन नेचर है। अब हम बेसिलाई पे आ गए हैं। नॉन स्पोर फॉर्मिंग बेसिलाई है। इसकी शेप होती है क्लब शेप्ड। ठीक है, ये होता है क्लब शेप, वी या वाई फॉर्मेशन में। ठीक है, ये क्लब होता है ये। ठीक है, बेसिकली अब आई डोंट नो इफ द रेफरेंस इज राइट और नॉट, बट इफ यू हैव वॉच सर्टेन ऐसी मूवीज जिसमें कोई केव मैन होते हैं या कुछ होता है, उनके हाथों में एक बड़ा सारा डंडा होता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ क्लब। अब वो क्लब या वी शेप में भी हो सकता है या वाई शेप में भी हो सकता है। उसको बेसिकली इन्होंने कहा है कि ये बैक्टीरिया उस क्लब से मिलता है। ये जो ब्राउन कलर में आपको शो हो रहा है ना, ये क्लब है। ठीक है, अब ये क्लब में होते हैं मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स जो कि स्टेन होते हैं विद एनालीन डाइज। ठीक है, ये कॉर्नी बैक्टीरियम की कुछ कह लो के हिंट्स हैं, ये क्लासिफिकेशन है। अब क्या है कि आपके पास एक एक्सोटॉक्सिन ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है इन 2 सब यूनिट्स। पहला जो एक्सोटॉक्सिन ये प्रोड्यूस करता है वो करता है सब यूनिट ए, और दूसरा करता है सब यूनिट बी। ठीक है, इसको पिछले वाले से कंफ्यूज नहीं करना। पिछले वाले में आपके पास टॉक्सिन ए टॉक्सिन बी था। टॉक्सिन ए एंटेरोटॉक्सिन था, टॉक्सिन बी साइटोटॉक्सिन था। कॉर्नी बैक्टीरियम में क्या है? सब यूनिट है। ए एक्टिव यूनिट है और बी बाइंडिंग यूनिट है। ठीक है, ये जो एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं ना, ये बेसिकली क्या करते हैं? ये कराते हैं एडीपी राइबोसाइलेशन ऑफ इलोंगेशन फैक्टर। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये क्या कराते हैं? राइबोसाइलेशन कराते हैं आपकी राइबोसोम्स की। ठीक है, हमारी बॉडी में हमने पढ़ा है ना, राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं। अब बेसिकली देखा जाए तो आपकी बॉडी में जितना आपका इम्यून सिस्टम है वो सारा बना है प्रोटीन से। आपके इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रोटीन्स हैं, आपके मैक्रोफेजेस प्रोटीन है, हर चीज प्रोटीन है। प्रोटीन बनाने वाली बॉडी कौन सी है? राइबोसोम। अब वो राइबोसोम अफेक्ट हो गई है तो प्रोटीन नहीं बन रहा। प्रोटीन नहीं बन रहा तो अल्टीमेटली बॉडी में सेल डेथ हुई है। उस सेल डेथ से बनी है सूडो मेम्ब्रेन्स। सूडो मेम्ब्रेन्स क्या है? थिक ग्रे एक्सुडेट है ओवर द ओरोफेरिंक्स। ठीक है, तो इससे क्या हो, ये क्या कराएगा? ये सूडो मेम्ब्रेन कोलाइटिस, ठीक है, या डिफ्थेरिया कह लो, नॉट सूडो मेम्ब्रेन कोलाइटिस, सॉरी दैट इज डिफरेंट, डिफ्थेरिया बेसिकली।
ठीक है, ये आपको कराता है डिफ्थेरिया। डिफ्थेरिया में आपको अब सवाल आता है अक्सर अबाउट द डिजीज कि एक थिक ग्रे मेम्ब्रेन है जिसको हमने जब छेड़ा है तो पेशेंट को ब्लीडिंग हो गई है। ठीक है, दैट इज बेसिकली ड्यू टू कॉर्नीबैक्टीरियम डिफ्थीरिया, और उस डिजीज को हम डिफ्थेरिया कहते हैं। ठीक है, यहां तक सबको समझ आ गया है? यहाँ तक सब कॉर्नीबैक्टीरियम डिफ्थेरिया में क्लियर है? डिफ्थेरिया कराता है, ये क्लब शेप्ड होता है। इसमें बेसिकली क्या है, आपके पास दो टॉक्सिन्स आते हैं ए और बी, और ये टॉक्सिन क्या करते हैं, आपके राइबोसोम्स पे इफेक्ट करते हैं। जब ये राइबोसोम्स पे इफेक्ट करते हैं तो ये गले में सूडो मेम्ब्रेन बनाते हैं। पर अब इनके टॉक्सिक इफेक्ट सिस्टेमिक क्या होंगे, क्योंकि जाहिर है देखो सिर्फ प्रोटीन खत्म होने से ये नहीं होता कि एक आपके पास मेम्ब्रेन बन गई है। ठीक है, ये सवेयर लिम्फेडिनोपैथी कराता है, और ये लाइफ थ्रेटनिंग सिस्टेमिक इफेक्ट्स करवाता है हार्ट पे। मायोकार्डाइटिस, एरिथमिया, हार्ट ब्लॉक, लोकल पैरालिसिस, ये सारे इसके टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं। डेथ बाय कॉर्नीबैक्टीरियम डिफ्थेरिया इज मोस्टली ड्यू टू कार्डियक डिजीजेस। ये आपका एमसीक्यू सवाल है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ एक और चीज पे। इसका जो कल्चर मीडिया है ना, वो है टेलुराइट या लॉफलर मीडिया। दो मीडिया है, एक है टेलुराइट। टेलुराइट पेपर में इतना नहीं आता, लेकिन आपकी बुक में दिया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। दूसरा आता है लॉफलर मीडिया, ये पेपर का सवाल है। अब आपके पास याद है हमने पढ़ा है कि दो टाइप के आपके पास स्ट्रेन होते हैं। ठीक है, एक आपके पास टॉक्सिक स्ट्रेन भी आ जाते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रेन्स भी होते हैं जो टॉक्सिक नहीं होते। तो हम उन दोनों स्ट्रेन्स को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इन कॉर्नीबैक्टीरियम डिफ्थीरिया? तो आपके पास एक टेस्ट आता है एलिक टेस्ट। ये जो एलिक टेस्ट है ना, ये यूज होता है टू डिफरेंशिएट टॉक्सिक एंड नॉन टॉक्सिक स्ट्रेन्स। इसका सिर्फ नाम आपको पता होना चाहिए, नाम ही आपकी बुक में मेंशन है कि एलिक टेस्ट होता है। ये डिफरेंट स्ट्रेन्स को जो है वो डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, इसके अलावा इसकी वैक्सीन होती है। वैक्सीन जो होती है वो उसको कहते हैं टॉक्सॉइड वैक्सीन। उसमें इनएक्टिवेटेड ये एक्सोटॉक्सिन होता है, और ये फिर इवेंचुअली प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन को। यहाँ तक सब डिफ्थेरिया में क्लियर है? अच्छा, अगर अब यहाँ तक क्लियर हो तो नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट बैक्टीरिया पे, विच इज़ एक्टिनोमाइसिस इसराइली। एक्टिनोमाइसिस इसराइली जो है ये बेसिकली ग्राम पॉजिटिव एनाएरोबिक रॉड है। ठीक है, अब हम रॉड्स पे आ गए, अब हम सारे रॉड्स कर रहे हैं। तो ये भी बेसिकली ग्राम पॉजिटिव एनाएरोबिक रॉड है, जो कि आपकी नॉर्मल ओरल कैविटी में होता है। ठीक है, ये आपकी बॉडी का नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट है, ओरल कैविटी के अंदर ये होता है। अब ये बॉडी में इन्फेक्शन कब कॉज करता है? All the bacteria in your oral cavity are not very helpful. ठीक है, some may be harmful अगर वो आपके सिस्टम में चले जाएं। इसका भी कुछ इसी तरह का ही मामला है। होता ये है कि अगर आपको जॉ ट्रॉमा हो गया है किसी भी ओरल सर्जरी, ओरल प्रोसीजर की वजह से, तो क्या होएगा, ये बॉडी में एंटर हो जाएगा, फिर ये करता है वहाँ पर जाके टॉक्सिसिटी। ठीक है, और इन्फेक्शंस। अब एक चीज़ ये करता है सर्वाइकोफेशियल एक्टिनोमाइकोसिस। इसमें क्या होता है कि ये जॉ एब्सेस बना देता है। बेसिकली एक्टिनोमाइसिस का मेन काम क्या है? एक्टिनोमाइसिस का मेन काम है जॉ में ना एब्सेस या माउथ में एब्सेस बनाना। ग्रैनुलोमैचुअस एब्सेस बनाता है, इसको हम लंपी जॉ सिंड्रोम भी कहते हैं। ठीक है, थिक येलो पस प्रोड्यूस करता है उस एब्सेस में, या येलो सर्फल ग्रैन्यूल्स जैसी। अब इसमें और स्टेफ ऑरियस में कंफ्यूजन
नहीं क्रिएट करनी स्टेफ ऑरियस गोल्डन कलर का, ठीक है, और ये येलो कलर का। एक तो ये है कि ये जॉ एब्सेस कॉज करता है, ठीक है, या ग्रैनुलोमैटोस एब्सेस कॉज करता है। दूसरी चीज जो ये करता है वो करता है जेनिटो यूरिनरी इन्फेक्शन। सबसे ज्यादा कॉमन जेनिटो यूरिनरी इन्फेक्शन ये करता है सेकेंडरी टू इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। तो पेपर में आपके ये दो सवाल आते हैं, एक अगर पेशेंट ने कोई ओरल प्रोसीजर कराया है, उसको जॉ एब्सेस हो गई है एक्टिनोमाइसिस की वजह से, ठीक है। दूसरा, अगर किसी ने आईयूडी प्लेस करवाया है तो उसमें उसको इन्फेक्शन हो गई है, तो वो हो गई है एक्टिनोमाइसिस की वजह से। मुझे बताओ, अगर मैं कहूँ एक पेशेंट ने टैम्पॉन यूज किया है, टैम्पॉन यूज के बाद वाली इन्फेक्शन किस ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है? कोई मुझे बता सकता है कि टैम्पॉन यूज के बाद इन्फेक्शन? हाँ जी, स्टेफ ऑरियस की वजह से। ये दोनों चीज़ों को कंफ्यूज नहीं करना। जब हमने स्टेफ ऑरियस किया था मैंने तब भी डिस्कस किया था, स्टेफ ऑरियस टैम्पॉन यूज की वजह से होता है और आईयूडी की वजह से होता है एक्टिनोमाइसिस। एक्टिनोमाइसिस के लिए जनरली हम पेनिसिलिन एज ट्रीटमेंट देते हैं। इसके बाद जो लास्ट आपका ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स में से रह गया है ना, वो रह गया है बैसिलस एंथ्रेसिस। बैसिलस एंथ्रेसिस बैसिलस स्पीशीज होती है, ठीक है। ये बेसिकली क्या होते हैं, ये बैसिलस स्पीशीज जो होते हैं ये आपके पास रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। ये रॉड शेप बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं, एक एंथ्रेसिस होता है और एक सीरियस होता है, और दोनों ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिजीजेस, ठीक है। एक एंथ्रेक्स, एक सीरियस। जो बैसिलस एंथ्रेक्स है ना, वो आपके पास कराता है एंथ्रेक्स डिजीज। हाँ जी, सल्फर ग्रेन्यूल्स एक्टिनोमाइसिस इसराइली के लिए, ठीक है। मैं सबको ऑडिबल हूँ? किसी को कोई ऐसा कंफ्यूजन तो नहीं है? एम आई ऑडिबल टू एवरीबडी? ठीक है, हम कर रहे हैं बैसिलस। बैसिलस में मैंने आपको बताया है रॉड शेप बैक्टीरिया है, दो टाइप हैं, एक एंथ्रेक्स और एक सीरियस, ठीक है। जो एंथ्रेक्स है ना, ये बेसिकली हमने इनको इनकी बेस डिजीजेस की बेस पे डिवाइड किया है। जो एंथ्रेसिस है ना, वो एंथ्रेक्स डिजीज कॉज करता है। एंथ्रेक्स आपके पास दो टाइप का आता है, एक आपके पास क्यूटेनियस एंथ्रेक्स आता है और एक आपके पास पल्मोनरी एंथ्रेक्स आता है। जो क्यूटेनियस एंथ्रेक्स है ना, वो है स्किन मैनिफेस्टेशन। उसमें क्या होता है कि आपके पास एक ब्लैक एस्कार या नेक्रोटिक लीजन बन जाती है आपकी स्किन के ऊपर, उसको कहते हैं क्यूटेनियस एंथ्रेक्स। ये पेपर का सवाल है, ब्लैक एस्कार या नेक्रोटिक क्यूटेनियस लीजन हॉलमार्क है क्यूटेनियस एंथ्रेक्स का, ठीक है। जो पल्मोनरी एंथ्रेक्स है ना, उसको हम कहते हैं वूल सॉर्टर्स डिजीज। यही एंथ्रेसिस बैक्टीरिया जब आपकी लंग्स में जाता है ना और वहाँ जा कर के अपनी मैनिफेस्टेशंस करवाता है, टॉक्सिन्स रिलीज कराता है, तो उसको कहा जाता है पल्मोनरी एंथ्रेक्स। ये दोनों डिजीजेस का समझ आ गया है। इसमें से क्यूटेनियस एंथ्रेक्स बहुत कॉमन है। सबसे ज़्यादा कॉमन फॉर्म ऑफ एंथ्रेक्स इस क्यूटेनियस एंथ्रेक्स। ये आपका पेपर का एमसीक्यू है। अब ये बैक्टीरिया करता ये सारा कुछ कैसे है, ठीक है, यानी इसकी वायरुलेंस कैसे होती है। तो इस बैक्टीरिया में यूनिक फीचर है, वो क्या है कि ये एक स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है, ऑब्लिगेट एरोब है, और इसकी एक कैप्सूल है। ये कैप्सूल बनती है पॉली डी ग्लूटामेट से, ठीक है, पॉली डी ग्लूटामेट, इससे बनती है इसकी कैप्सूल। ये कैप्सूल इसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। एक तो ये इसका वायरुलेंस फीचर है। दूसरा, इसके पास टॉक्सिन होते हैं, दो टाइप के टॉक्सिन है, एक है एडीमा फैक्टर और दूसरा है
लीथल फैक्टर। ठीक है, ये दो टाइप के टॉक्सिन्स हैं। जो एडिमा फैक्टर है ना, वो क्या करता है, वो CAMP पे रिएक्ट करता है। ठीक है, जब हमने हार्मोन्स वगैरह पढ़े थे तब हमने पढ़ा है ना, डिफरेंट हार्मोन्स का डिफरेंट मैकेनिज्म है। तो आपके पास एक एडिनाइलेट साइक्लेज है। ठीक है, ये क्या करता है, ये CAMP पे एक्ट करता है और इवेंचुअली एडिमा कॉज करता है। जो आपका लिथल फैक्टर है ना, वो बेसिकली एक्सोटॉक्सिन है। जो असल कॉज है ना डिजीज की, दैट इज लिथल फैक्टर, हेंस द नेम। ये प्रोटीएज की तरह एक्ट करता है और क्लीव करता है आपका प्रोटीन काइनेज, इवेंचुअली लीडिंग टू नेक्रोसिस। एडिमा फैक्टर अपने नाम की तरह एडिमा कॉज करेगा। एडिमा कैसे कॉज करेगा, आपके CAMP पे जाकर एक्ट करके। लीथल फैक्टर अपने नाम की तरह टॉक्सिसिटी करेगा, नेक्रोसिस करवाएगा। नेक्रोसिस कैसे करवाएगा, आपके प्रोटीन काइनेज को क्लीव करके। ठीक है, और इस तरीके से ये एंथ्रेक्स करता है। यहाँ तक हमने बैसिलस एंथ्रेक्स कर लिया है। अब बैसिलस सीरियस का सिंपल सा है, वो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये फूड पॉइजनिंग करता है, मोस्ट कॉमनली रीहीटेड राइस से। ठीक है, और विद इन ये करता है 24 आवर्स। ये 3 इसके MCQs हैं। यहाँ तक हम हमारे जितने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ना वो कर चुके हैं। ठीक है, अब आज के लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करी। किसी को आज के लेक्चर में कोई कंफ्यूजन है